नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल में मैं सोनम दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी तक हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के संदर्भ में गुप्त काल के जो शासक थे उन सभी के विषय में पूर्णतः अध्ययन किया और आज की क्लास में हम उसी गुप्त साम्राज्य की आगे की जानकारी को समझेंगे। विशेष करके गुप्त साम्राज्य के जो प्रशासन था, जो सामाजिक व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, धर्म, कला एवं विज्ञान, इन सभी टॉपिक पर हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे और उसकी बारीकियां हैं, जो उसके फैक्ट हैं और जो बेसिकली क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा गया है इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में, हम उन सारे पॉइंट को इस क्लास में आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। सबसे पहले गुप्त काल का प्रशासन कैसा था। अगर हम गुप्त काल के प्रशासन के विषय में कुछ पॉइंट पर डिस्कस करें तो उस पॉइंट को ही हम अगर मेंस में डिटेल कर दें तो वो हमारा मेंस आंसर राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो हम टॉपिक वाइज चीज़ों को इतने अच्छे से डिटेलिंग करेंगे कि आपका प्री के जो फैक्ट हैं वो तो तैयार हो ही, इसके साथ ही साथ जो मेंस आंसर राइटिंग कैसे होती है, किस तरीके से उसमें फैक्ट को जोड़ा जाता है, हम वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो प्रशासन का सबसे पहला जो टॉपिक है, जो हमारा पॉइंट है प्रशासन, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है गुप्त साम्राज्य का, और उसका पहला पॉइंट है कि राजा दैवी अधिकार रखता था। अब राजा दैवी अधिकार रखने से मतलब कि राजा को एक ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता था। राजा स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। ये जो कॉन्सेप्ट आई है ये इस कालखंड में यानी कि गुप्त साम्राज्य में हमें पहली बार देखने को मिलती है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि राजा स्वयं ऐसा समझता था स्वयं को कि ईश्वर ने जनता की सेवा के लिए उसको पृथ्वी पर भेजा है। इस तरीके की जो अवधारणा है वो हमको गुप्त कालखंड में राजा के महत्व या उसकी स्थिति को चरितार्थ करता है, ये दैवी अधिकार का सिद्धांत। दूसरा पॉइंट हमारे लिए आता है कि मौर्यों के समान जो गुप्त काल का प्रशासन था ये केंद्रीकृत नहीं था। देखिए, अभी आपने देखा कि राजा का जो सुप्रीमेसी है, जो राजा को कितना सर्वोपरि रखा गया है, ये चीज़ तो है, लेकिन इसके बावजूद गुप्त काल में ऐसा नहीं है कि सारे निर्णय राजा खुद लेगा। राजा ने अपने विशेष पदाधिकारियों को नियुक्त कर रखा है और उनको सिर्फ नियुक्त नहीं कर रखा है, उनको विशेषाधिकार भी प्रदान किए हैं। अर्थात इस कालखंड की जो व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत नहीं थी। कहने का तात्पर्य कि जो प्रशासन की संपूर्ण बागडोर राजा के हाथों में नहीं थी, उस शक्ति का विभाजन निचले स्तर तक अधिकारियों के माध्यम से, प्रशासकों के माध्यम से किया गया था। तो ये व्यवस्था विकेंद्रीकृत थी, केंद्रीकृत नहीं थी। आई मीन टू से सेंट्रलाइज नहीं थी। डिसेंट्रलाइज सिस्टम गुप्त काल में एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट आता है कि सामंती व्यवस्था का विकास। देखिए, जो ये सामंत शब्द है, सामंत से तात्पर्य वो ब्राह्मण वर्ग, वो जमींदार वर्ग जिनको कि शुरुआत में जो भूमि थी वो दान में दी गई और इस तरीके से उनके पास में जो भूमि का रकबा था, जो क्षेत्र था, वो बढ़ता चला गया और वो व्यक्ति एक सामंती अवधारणा के शिकार हुए। और ये व्यवस्था जो थी ये एक तरीके से बहुत खराब व्यवस्था थी। प्रारंभ में इसका स्वरूप सामंती नहीं था, लेकिन ये जो अवधारणा जनरेट हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत हुई है ये सातवाहनों के काल से। हमने पहले भी देखा, जब हमने सातवाहन के कालखंड को पढ़ा था, इस वंश को पढ़ा था, तब हमने देखा था
कि किस तरीके से सामंती व्यवस्था का विकास हुआ है सातवाहनों के जो काल में। लेकिन उसी व्यवस्था का एक थोड़ा बृहद रूप हमको गुप्त काल में देखने को मिलता है। यानी सातवाहनों के काल में भूमि दी जाती थी, लेकिन उनका जो स्तर था वो अभी इतना ऊपर नहीं पहुंचा था। लेकिन गुप्त साम्राज्य में सामंती व्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी। इसके बाद देखिए, कोई भी प्रशासन हो, किसी भी प्रकार का हो, उसका विभाजन तो करना ही पड़ता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो कि जैसे भारत है तो उसको किस तरीके से राज्यों में बांटा गया है, जिलों में, तहसीलों में, गांव में, इस तरीके से विभाजन किया गया है। और विभाजन के आधार पर फिर उस क्षेत्र के लिए प्रमुख पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को आप बिना कैटेगराइज किए हुए, बिना वर्गीकृत किए हुए आप व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं कर सकते। तो यही काम गुप्त काल में भी किया गया। देश, भुक्ति, विषय और ग्राम, इन 4 भागों में प्रशासन को बांटा गया था। सबसे ऊपर होता था देश, जिसका कि अधिकारी उपनायक कहलाता था। भुक्ति, उसका अधिकारी उपरिक कहलाता था। भुक्ति के बाद विषय, मतलब जिले समझ सकते हो आप, उसका अधिकारी विषयपति कहलाता था। और ग्राम, ग्राम का अधिकारी ग्रामी कहलाता था। ये तो बात हो गई गुप्त काल के प्रशासन की। देखिए, प्रशासन को अगर आपको मेंस में भी लिखना है तो ये जो पॉइंट है ना, आप इसी पॉइंट को एलोबरेट करेंगे, डिटेलिंग करेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छे से लिख जाएगा। और ये मेन पॉइंट्स हैं प्रशासन के। इसके बाद हम देखेंगे कि गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था, अब उस काल में समाज कैसा था, समाज में किस प्रकार की व्यवस्थाएं थीं, जटिलताएं थीं कि बहुत शिथिलताएं थी, क्या था। तो वर्ण व्यवस्था में हमको थोड़ी जटिलताएं बढ़ी हुई गुप्त काल में देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में इस प्रकार की कोई भी संरचना हमें देखने को नहीं मिलती है कि वहाँ पर किसी भी जाति का मुद्दा हो। ऐसा तो हमको कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के काल में देखने को नहीं मिलता। ये थोड़ा थोड़ा सा हमको उत्तर वैदिक काल के पश्चात के काल में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन उसके बाद में भी अगर आप वैदिक काल में भी देखोगे तो वो 4 भाग में ही चीज़ें मिल रही हैं। वो 4 भागों में ही समाज को बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन गुप्त काल में क्या है, व्यवस्थाएं तो ये हैं, लेकिन उनके कर्म के आधार पर उनकी जाति का जो निर्धारण है वो किया गया। पहले आप क्या हो रहा है कि मतलब उस व्यक्ति की जो जाति है उसे वो काम करना ही है। तो ये जो चीज़ें समाज में आई थी गुप्त काल में, ये खराब थी। और फिर यही चीज़ें आगे बढ़ कर के जातिवाद जैसी समस्याओं को जन्म देती हैं। और इसी कालखंड में हमें कायस्थ जाति का जो प्रथम वर्णन है वो पहली बार हमें गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। और इस काल में ऐसा जो साहित्य स्रोत हैं गुप्त काल के, उनमें से ऐसा जानकारी मिलती है कि दासों की स्थिति अच्छी नहीं थी, दासों की स्थिति निम्न थी। और यदि हम सर्वाधिक खराब स्थिति की बात करें तो वो अछूतों की थी। फायान ने जिस तरीके से वर्णन किया है अछूत का अपने स्रोत में, जो उनके साहित्यिक स्रोत हैं, उनके द्वारा दी गई जो जानकारी है, तो उसमें देते हैं कि उन्हें कहीं भी प्रवेश नहीं दिया जाता था। किनको? अछूतों को। ये स्थिति थी कि यदि वे गांव या गांव की गलियों से भी गुजर जाते थे तो उनके गुजर जाने के बाद में फिर उनको वापस से धोया जाता था, उस क्षेत्र की सफाई होती थी। तो इस तरीके की जो मानसिकता है समाज में वो आ चुकी थी। और यदि हम देखें कि महिलाओं की स्थिति,
अगर हम इस कालखंड में महिलाओं की स्थिति के बारे में देखेंगे तो वो पहले से दयनीय है। देखिए, जब इस तरीके की चीज़ें समाज में आ जाएंगी तो फिर महिला वर्ग का भी उत्थान उस स्तर पर नहीं हो पाएगा जैसा कि हमारे वैदिक काल में हमने और सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में हमको देखने को मिला है। फिर है भानुगुप्त के एरन अभिलेख में ये बताया गया है कि एक महिला सती हुई। तो आप इस इंस्क्रिप्शन से जो इन्फॉर्मेशन मिली है तो इससे सती प्रथा के होने का भी अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि गुप्त काल की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। कुछ जो कमियां थी वो समाज में प्रवेश ले चुकी थी और फिर उन्हीं कमियों का विभत्स स्वरूप हम आगे के कालखंडों में देखेंगे। इसके बाद आता है गुप्त काल की अर्थव्यवस्था। देखिए, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, क्योंकि गुप्तकालीन जो अर्थव्यवस्था है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सामान्यतः अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे तो किन किन पर करेंगे? 3 पॉइंट पर ही अर्थव्यवस्था जो है बिंदुओं पर केंद्रीकृत होती है। पहला होता है कृषि, दूसरा होता है उद्योग, व्यापार और हमारा सेवा क्षेत्र, जो हम वर्तमान में उसको शामिल करते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम गुप्त काल की अर्थव्यवस्था को देखें तो हम ये देखते हैं कि जो कृषि क्षेत्र था गुप्त काल का जो कृषि क्षेत्र था वो बहुत व्यापक था और बेहतर था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती थी 1/4 से 1/6 तक। कितना? 1/4 से 1/6 तक वो कृषि के क्षेत्र से ही प्राप्त होती थी। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये आएगा कि आय के आधार पर ही राजा की स्थिति निर्धारित होती थी। कैसे? आम बात है कि राजतंत्र हो या लोकतंत्र, आय के साधनों का विकास ही किसी देश की समृद्धि का मार्ग होता है। अब देखिए, यहाँ पर राजा की पर्सनल इनकम से मतलब नहीं है, यहाँ पर राज्य की इनकम से तात्पर्य है। भाई, किसी भी देश का जीडीपी जितना बेहतर होगा, जिसकी नेशनल इनकम, लोगों की पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, तो ही तो वो देश तरक्की कर पाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ती है कि रेवेन्यू जितना ज़्यादा आ रहा था उतना ही उस क्षेत्र का, उस देश का विकास हो रहा था। तीसरा पॉइंट था कि व्यापार की स्थिति। व्यापार की स्थिति कैसी थी? व्यापार के लिए श्रेणियों का निर्माण किया गया था। अब ये श्रेणियाँ क्या है? इनको जो व्यापारिक समूह होते थे उनको उस काल में श्रेणियाँ कह करके संबोधित किया गया है। और व्यापारियों का जो समूह होता था उसका जो अध्यक्ष होता था वो ज्येष्ठक कहलाता था। ये टर्मिनोलॉजी है आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और गुप्त काल के 2 प्रमुख बंदरगाह हमको देखने को मिलते हैं। एक ताम्रलिप्ति, ये प्रमुख बंदरगाह था, और जो उज्जैन था ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र था गुप्त काल का। ताम्रलिप्ति ये प्रमुख बंदरगाह था और उज्जैन ये व्यापारिक केंद्र था। इसके बाद व्यापार के संचालन के लिए मुद्राएं प्रचलित थीं। सोने की भी थी, चांदी की भी थी, तांबे की भी थी। सोने की मुद्राओं को दीनार कहा गया, चांदी की रुपया। भूमिदान देने की प्रथा का बृहत विकास हुआ और इसी प्रथा ने तो सामंतवाद को जन्म दे दिया, जिसकी शुरुआत सातवाहनों ने की थी। लेकिन ये जो प्रचलन था जैसे जैसे बढ़ता चला गया, समाज में सामंतवाद जैसी जो कुरीति है उसने जन्म ले लिया। सामंतवाद बेसिकली कहाँ से पनपा और क्या है ये तो आपको समझ आ गया है। और फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो चीज़ें, इसके जो डीमेरिट्स हैं वो आपको समझ में आएंगी, मेरिट तो बहुत ही कम नज़र आएंगी। इसके बाद आता है कि गुप्त साम्राज्य के जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार की थी।
गुप्त शासकों की यदि हम बात करेंगे तो ये मूलतः वैष्णव धर्म मानते थे। इनका जो धर्म था वो वैष्णव धर्म माना जाता है। इन्होंने पुनः वैष्णव धर्म का उत्थान किया था। ऐसा नहीं है कि इनके काल से पहले जिस तरीके से बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ तो वो समाप्त हो चुके थे, नहीं। बौद्ध और जैन धर्म ही प्रचलन में थे, क्योंकि इसी कालखंड में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो है वो हुआ और यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा का ये प्रमुख केंद्र था। साथ ही साथ शैव धर्म का भी विकास हुआ। जो धार्मिक चिन्ह हैं उनको भी प्रतीकों के रूप में यूज़ किया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मंदिरों का निर्माण पहली बार देखने को मिलता है। अभी तक मूर्तियाँ तो मिली हैं, लेकिन मंदिर के कोई भी किसी भी प्रकार के जो साक्ष्य हैं वो हमको देखने को नहीं मिलते हैं। यानी मंदिरों का निर्माण तो अभी तक देखने को मिला है, लेकिन मूर्तियाँ तो मिली हैं, परंतु मंदिर यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना का जिस तरीके से जो दौर शुरू हुआ है वो आज भी बना हुआ है। यानी इसके पहले सिर्फ मूर्तियाँ मिलती थी, मंदिर के कोई भी साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं होते थे। और इस कालखंड में हमको मंदिरों के जो साक्ष्य हैं वो पहली बार देखने को मिलते हैं। और एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम ये ले सकते हैं कि देवगढ़ झांसी ललितपुर का जो वरा अवतार का जो मंदिर है ये उस कालखंड की एक विशेष पहचान माना जा सकता है। और गुप्त काल का ही एक और मंदिर है भितरगांव, जो कि यूपी में पड़ता है। कंक्लूज़न के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सभी धर्मों के प्रति एक सहिष्णुता का जो भाव है वो हमको इस कालखंड में पूर्णतः देखने को मिलता है। इसके बाद ये टॉपिक आएगा कि गुप्त काल की कला। गुप्त काल की जो कला है उसका विकास कैसे हुआ और किन किन क्षेत्रों में हुआ है। सबसे पहले कला क्या होती है। कला, मूर्ति कला हो या चित्रकला, वास्तुकला या साहित्य, सभी क्षेत्रों में इस कालखंड में हमें विकास देखने को मिलता है। और यही कारण है कि गुप्त काल को इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि यही वो काल है जिसमें मंदिर निर्माण की विभिन्न शैलियों का निर्माण होता है। जैसे कि नागर शैली, जो उत्तर भारत के मंदिर हमको आज भी देखने को मिलते हैं वो सब नागर शैली में बने हुए हैं। दूसरा है द्रविड़ शैली, जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं जिसमें विशेष करके मंडपम बना होता है, शिखर नहीं होता है, वो द्रविड़ शैली होती है। और नागर शैली की प्रमुख विशेषता उस पर शिखर बना होता है। हिंदू धर्म में भी मूर्ति कला का जो विकास है वो इस कालखंड में हुआ है। साथ ही साथ बौद्ध धर्म से संबंधित एक मूर्ति है जिसे बुद्ध भूमि को स्पर्श मुद्रा में दिखाया गया है। और ये बताया गया है, ये जो इस भूमि को स्पर्श करती हुई मुद्रा में जो ये मूर्ति है कि वो भूमि से शांति प्राप्त कर रहे हैं, इस तरीके का संदेश इस मूर्ति के माध्यम से दिया जा रहा है। इसके बाद आता है, ये तो हो गया मंदिर स्थापत्य कला। फिर है गुप्तकालीन चित्रकला। गुप्तकालीन चित्रकला के अगर एग्जाम्पल देखे जाएं तो अजंता और बाघ की गुफा, ये दो प्रमुख उदाहरण हैं गुप्तकालीन चित्रकला के। इसमें सबसे पहले जो अजंता की गुफा है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें महायान, जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा है, उससे जुड़े हुए चित्र हमको इस अजंता की गुफा में देखने को मिलते हैं। ये महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। इसमें जो गुफा नंबर 16 है उसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र है। ये कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और जो गुफा नंबर 17 है अजंता की, वो बौद्ध जीवन से जुड़े हुए चित्र इस पर अंकित किए गए हैं। और ये ज्ञान प्राप्ति, निर्माण आदि का जो चित्रण है वो भी हमको इस गुफा से देखने को मिलते हैं। और दूसरी गुफा है बाघ की गुफा, ये मध्य प्रदेश में स्थित है और उस समय के जो जनजीवन है लोगों का, उसका चित्रांकन इस कालखंड में किया गया है। इसके बाद गुप्त काल के जो साहित्यिक क्षेत्र में क्या विकास हुआ, ऐसे कौन से साहित्य लिखे गए हैं कि इस क्षेत्र को एक व्यापक रूप से विकास हुआ इस क्षेत्र में। सबसे पहले तो इस कालखंड की जो राजकीय भाषा बनी वो संस्कृत थी।
और बहुत सारे नाटक इस भाषा में लिखे गए, जिसमें कवि कालिदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभव, ऋतुसंहार, मालविका अग्निमित्रम। ये सब कालिदास की रचनाएं हैं जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, जो चंद्रगुप्त द्वितीय उनके दरबार में ये कालिदास जी थे। और इसी कालखंड में लिखी गई और जो रचनाएं हैं उसमें पंचतंत्र प्रमुख रचनाओं में से एक है, जो कि विष्णु शर्मा जी की है। कामसूत्र वात्सायन की है। अमरकोश अमर सिंह के द्वारा लिखी गई है। मृच्छकटिकम लिखी गई है शूद्रक के द्वारा। इसके साथ ही साथ नीतिशा लिखी गई है, कामानंद जी की रचना है नीतिशा। साहित्य के साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में भी इस कालखंड में जो विकास हुआ है अद्भुत था। इससे जुड़ी हुई जानकारी हमको मिलती है जैसे आर्यभट्ट जी की। आर्यभट्ट जी ने आर्यभट्टयम लिखी, 10 गीतिका लिखी। इन्होंने पहली बार बताया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इन्होंने शून्य की खोज की। सुरेशा धायतम इनके द्वारा लिखी गई रचना है। इन्होंने पाई की खोज की। इन्होंने दशमलव की खोज की, जिसका प्रयोग हम आज वर्तमान दौर में जिस तरीके से गणित में इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो टॉपिक है वो फिर आता है वराहमिहिर जी। वराहमिहिर जी ने क्या किया है कि खगोल विशेषज्ञ थे ये, और सूर्य के चारों पृथ्वी चक्कर लगाती है, मतलब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस बात को सबसे पहले वराहमिहिर के द्वारा बताया गया था। फिर इसके बाद ब्रह्मगुप्त जी भी, वो भी इसी कालखंड में हैं। उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की और ब्रह्मगुप्त जी को भारत का न्यूटन कहा जाता है। अब आप खुद देखोगे, अभी तक आपने इतने सारे वंशों का अध्ययन किया, पढ़ा, समझा, लेकिन इतना सारा जो विकास है, इतनी सारी खोज क्या किसी कालखंड में आपको देखने को मिली है? नहीं। जो गुप्त काल के विषय में ये सारा पूरा हर एक क्षेत्र में एक अद्भुत विकास देखने को मिलता है, और यही कारण है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। स्वर्ण युग की संज्ञा से मतलब सिर्फ हमको अर्थव्यवस्था से नहीं जोड़ना है, हमें सारे कालखंडों पर जो हर क्षेत्र है उस काल का, हर क्षेत्र के विषय में हमको लिखना है, और लास्ट में कंक्लूज़न में हमको ये करना है कि समस्त क्षेत्रों में अद्भुत जो विकास हुआ है, चाहे वो कला का हो, चित्रकला का हो, साहित्य कला का हो, स्थापत्य कला का हो, या ना विज्ञान का क्षेत्र हो, तो हर एक क्षेत्र में, और अर्थव्यवस्था और इन सारी चीज़ों का जब विकास होता है तो इनसे जो इनकम होती है तो उससे कहीं ना कहीं भारत मतलब भारत देश के ही जो ये शासक रहे हैं तो वो सब उसी कालखंड में ही तो डेवलप होगा वो काल। तो इसी वजह से हम गुप्त काल को एक स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। आगे की क्लास को हम हमारी नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, आगे का जो टॉपिक है हम उसमें कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद में कोई बड़ी डायनेस्टी होगी नहीं, इसके बाद छोटी छोटी डायनेस्टीज़ हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जो छोटे छोटे शासक हैं, छोटी छोटी डायनेस्टीज़ हैं, उनके विषय में। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ अपना इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।